श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के मुख से ही उनके बचपन के बारे में सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वह एक छोटी सी रियासत थी जिस पर एक मुसलमान बेगम शासन करती थी। अभी मैं उसे देख सकता हूँ। बड़ी अजीब बात है, वह भी इंग्लैंड की महारानी जैसी ही सुंदर थी, बिल्कुल वैसी ही सुंदर। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि वह मुसलमान थी, लेकिन इंग्लैंड की महारानी मुसलमान नहीं है। ऐसी औरतों को हमेशा मुसलमान होना चाहिए क्योंकि उन्हें एक पर्दे के पीछे बुर्के में छिपे रहना होता है। वह बेगम कभी कभी हमारे गांव आती थी और उस गांव में केवल मेरा घर ही ऐसा था जहां वह ठहर सकती थी। और इसके अतिरिक्त वह मेरी नानी को बहुत प्रेम करती थी। मेरी नानी और वह दोनों आपस में बातें कर रही थी जब पहली बार मैंने उस महारानी को बिना बुर्के के देखा। मुझे तो विश्वास ही न हो सका कि यह घरेलू सी दिखने वाली अति साधारण महिला महारानी है। तब मेरी समझ में आया कि बुर्के का उद्देश्य क्या है। इसे हिंदू पर्दा कहते हैं। यह कुप्रथा। मैं तो उस बेगम के सामने ही हंस पड़ा। उसने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं हमेशा सोचता था कि इस पर्दे का, इस बुर्के का उद्देश्य क्या है। आज मेरी समझ में आया। मैं नहीं सोचता कि उसकी समझ में आया क्योंकि वह मुस्कुराई। यद्यपि वह कुरूप थी, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। इस दुनिया में बड़ी अजीब बातें हैं। मैंने ऐसे अनेक सुंदर लोगों को देखा है जिनके चेहरे मुस्कुराते समय कुरूप हो जाते हैं। मैंने अपने बचपन में महात्मा गांधी को देखा है। वे बहुत ही कुरूप थे। उनकी कुरूपता बेजोड़ थी, लाजवाब थी, लेकिन उनका सौंदर्य उनकी मुस्कान में था। वे जानते थे कि कैसे मुस्कुराना चाहिए। इसमें उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। हाँ, अन्य बातों में उनका विरोध करता हूँ क्योंकि उनकी मुस्कुराहट को छोड़कर बाकी उनकी सब बातें फिजूल थी। सचमुच वे महान बोधि गार्बेज थे। उनकी तुलना में हमारा बोधि गार्बेज कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि लोग स्वामी बोधि गर्भ को बोधि गार्बेज कहते हैं। मुझे यह पसंद आया। उन्होंने इस नाम के साथ कुछ जोड़ दिया है। सच तो यह है कि उन्होंने उसे वहीं पर रख दिया है जहां पर है। मैंने उसे बोधि गर्भ नाम दिया है जो सिर्फ उसका भविष्य हो सकता है, लेकिन लोगों को तो वही दिखाई देता है जो उनकी आंख के सामने होता है। वे उसे बोधि गार्बेज कहते हैं। शायद यह नाम महात्मा गांधी के लिए भी उपयुक्त होता। वह बेगम। अब इससे मेरा ध्यान भंग होता है। देवगीत, क्या तुम्हें मालूम है कि भारत में लोग यह मानते हैं कि जब कोई छींकता है तो शैतान उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए जब वे छींकते हैं तो शैतान को भीतर जाने से रोकने के लिए वे 3 बार चुटकी बजाकर कहते हैं, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। ऐसा 3 बार कहते हैं। ओशो चुटकी बजाकर दिखाते हैं। मैं नहीं जानता तुम लोग चुटकी बजाने को क्यों कहते हो। जो भी है, भारतीय तो सचमुच ऐसा ही करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इससे शैतान को रोका जा सकता है या नहीं, लेकिन इससे जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें बाधा नहीं पड़ती। अब तुम तो यहूदी हो, हिंदू नहीं हो, इसलिए तुम केवल छींके और पूरे हिंदू प्रक्रिया को नहीं किया। नहीं तो मेरा दिमाग ठीक हो जाता। और मैं समझदारी से बहुत डरता हूँ। लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा। मेरा मतलब समझदारी है। मुझे समझदारी से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी हैरानी अनुभव कर सकता हूँ। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक पागल आदमी हूँ। इस छींक के कारण इधर उधर की बातें हो गई। अब मैं जो कहानी कह रहा था उस पर वापस आता हूँ। मैं यह कह रहा था कि मेरा गांव एक छोटी सी रियासत, बहुत छोटी, भोपाल में था और वह ब्रिटिश राज्य का हिस्सा नहीं था। भोपाल की बेगम कभी कभी वहां आती थी। मैं उस समय का जिक्र कर रहा था जब मैं उस
औरत की कुरूपता और उसके बुर्के की सुंदरता में पर हंस पड़ा था। उसका बुर्का बहुत ही सुंदर था, वह हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। वह मेरी नानी से इतनी प्रभावित थी कि उसने उनको राजधानी के आगामी वर्षों वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित किया। मेरी नानी ने कहा, मेरा जाना संभव नहीं है क्योंकि मैं अपने बच्चे को इतने दिन के लिए छोड़ नहीं सकती। इस पर बेगम ने कहा, यह तो कोई समस्या नहीं है, इसे भी साथ ले आइए, मुझे भी यह बहुत प्यारा लगता है। मेरी समझ में न आया कि वह मुझसे क्यों प्यार करती है। मैंने तो कोई गलती नहीं की कि जिसकी मुझे सजा मिले। उस औरत के प्रेम करने के विचार मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इस समय वह चुड़ैल जैसी दिखाई देती थी, गोंद जैसी चिपचिपी। अपने जीवन में अगर मुझे किसी से कभी डर लगा है तो केवल उस औरत से। लेकिन राजधानी में बेगम का मेहमान बनकर जाना और उसके उस आलीशान महल में ठहरना, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां सुनी हुई थी, इतना रोमांचक था कि मैं अपनी नानी के साथ वहां वार्षिक उत्सव देखने गया। हालांकि मैं उस औरत को फिर कभी देखना नहीं चाहता था। मुझे वह महल याद है। वह भारत में सबसे सुंदर महल था। 1000 करोड़ में वह फैला हुआ था। 500 एकड़ में पेड़ पौधों का जंगल था और 500 एकड़ की झील थी। बेगम ने हमारी बहुत खातिर की क्योंकि हम उसके मेहमान थे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसके चेहरे को न देखूं। शायद वह अब भी जीवित है क्योंकि उस समय वह अधिक उम्र की न थी। बाद में उस महल के बारे में एक अजीब संयोग की बात हुई। हाँ, मैं उसे संयोग ही तो कह सकता हूँ। जिस दिन मैं हिमालय में रहने के लिए तैयार हो गया, उसी दिन भोपाल बेगम के बेटे ने फ़ोन किया कि अगर हमें पसंद हो तो वे अपना यह महल हमें देने के लिए तैयार हैं। वही महल जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वह महल कुछ देर के लिए तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी सारी रियासत का विलय भारत में हो चुका था। उनका सब कुछ खो गया था। उनके पास केवल 1000 एकड़ जमीन और यह महल बचा था। लेकिन राज्य का यह बचा हुआ भाग भी बहुत सुंदर था। 500 एकड़ में लगे हुए प्राचीन पेड़ और 500 एकड़ की झील असम में भोपाल की बड़ी झील के ही हिस्से थे। भारत में भोपाल की झील ही सबसे बड़ी झील है। यह इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल में संसार की किसी भी झील की तुलना इससे नहीं की जा सकती। मुझे याद नहीं है कि वह कितने मील चौड़ी है, लेकिन इतना मालूम है कि एक किनारे से दूसरे किनारा दिखाई नहीं देता। महल की 500 एकड़ जमीन भी इसी झील का अंश है और ये सब महल के अंतर्गत है। मैंने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है। राजकुमार और उसकी माँ अगर अब भी जिंदा हैं तो मैं उनसे कहना कि हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब मैंने हिमालय जाने का निर्णय कर लिया है। 7 साल से मैं 1000 एकड़ जमीन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये राजनीतिज्ञ सदा कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं। राजकुमार से कहना कि मुझे याद है कि मैं आपकी माँ का मेहमान बनकर आपके महल में ठहरा था। अभी वे जीवित हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं। मुझे वह महल बहुत अच्छा लगा था और अब भी वह मुझे पसंद है। आप इसे मुझे भेंट करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन अब मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरी सेक्रेटरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, ये आपको यह महल मुफ्त में भेंट कर रहे हैं और आप अस्वीकार कर रहे हैं? इसकी कीमत तो करोड़ों की होगी। मैंने कहा, 10-20 करोड़ का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे धन्यवाद इस रकम से कहीं अधिक मूल्यवान है। उनसे कह दो कि वे आपको धन्यवाद देते हैं। आपका यह प्रस्ताव कुछ घंटे देर से मिला। अगर पहले यह प्रस्ताव आता तो शायद स्वीकार कर लिया जाता। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब राजकुमार ने मेरा यह संदेश सुना तो उसको सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतने बड़े महल को मुफ्त में लेने से भी इनकार कर सकता है। इससे केवल इतना ही कहा गया, खेद है, धन्यवाद। मैं उस महल को जानता हूँ। एक बार बचपन में मैं वहाँ पर मेहमान बनकर गया था और फिर दोबारा बाद में एक बार गया था। मैंने उसे एक बच्चे की दृष्टि से देखा और फिर एक नवयुवक की दृष्टि से भी देखा। जब बच्चा था तो उसके अनुपम सौंदर्य के बारे में मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था।
उस समय मैं इसके बारे में जो समझ सका था वह महल उससे कहीं अधिक सुंदर था। बच्चे की दृष्टि और उसकी समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। वह तो केवल उसी को देख सकता है जो उसके ठीक सामने होता है। अपनी युवा अवस्था में जब मैं उस महल में फिर से मेहमान की तरह रह गया तो मुझे ऐसा लगा कि यह इस संसार में सबसे सुंदर इमारत है, विशेषकर जिस प्रकार इसका स्थान निर्धारित किया गया है। लेकिन मुझे इनकार करना पड़ा। मुझे पता है कि वे अब राजकुमार को हर संभव तरीके से परेशान कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि उसने वह महल मुझे क्यों भेंट किया। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। असलियत में कुछ हुआ नहीं, केवल एक टेलीफोन आया और बस यह काफ़ी हो गया। राजनीतिज्ञ तो सब देशों में होते हैं, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों जैसा कोई कहीं नहीं है। भारत के राजनेता इस दुनिया में सबसे बुरे हैं। इसका कारण स्पष्ट है। 2000 साल तक भारत गुलाम रहा है। सौभाग्य से 1947 में यह स्वतंत्र हो गया। मैंने सौभाग्य से इसलिए कहा क्योंकि अभी भी भारत इस स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इसका सारा श्रेय तो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री एटली को जाता है। वह समाजवादी था, एक तरह का स्वप्न देखने वाला था। वह स्वतंत्रता और समानता आदि आदर्शों के बारे में सोचता था। भारतीय स्वतंत्रता का वास्तविक पिता तो वही था। भारत ने उसको अर्जित नहीं किया, न उसमें उसकी योग्यता थी। केवल भाग्य से ही उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। 2000 वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय बहुत चालाक हो गए हैं। अपने को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गुलाम को चालाक होना ही पड़ता है। भारत की गुलामी तो चली गई, लेकिन चालाकी बच गई। कोई एटली इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह किसी के हाथ में नहीं है। पूरे देश में यह फैली हुई है। इस शताब्दी के अंत में भारत की जनसंख्या इस संसार में सबसे अधिक होगी। इसके विचार मात्र से ही मेरी तो नींद उड़ जाती है। जब कभी मैं सोना नहीं चाहता तो मैं इस सदी के अंत में भारत की दशा के बारे में सोचता हूँ। वह काफ़ी है। तब तो नींद की गोलियां भी दे दो तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। भारत की जनसंख्या की समस्या और इन छोटे छोटे राजनेताओं की भरमार के विचार मात्र से ही मैं डर जाता हूँ। क्या तुम इससे बढ़कर कोई और दुख स्वप्न सोच सकते हो? मैंने उस सुंदर महल को लेने से इनकार किया। मुझे अभी भी इस बात का अफसोस है कि मुझे एकमात्र ऐसे आदमी को इनकार करना पड़ा जो बदले में बिना पैसे मुझे ऐसी भेंट देना चाहता था। लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे इसके लिए अफसोस है। मैंने मना करना पड़ा क्योंकि तब तक मैं निर्णय ले चुका था, और एक बार निर्णय कर लेने के बाद चाहे वह गलत हो या ठीक हो, मैं उसे बदल नहीं सकता, न ही उसे रद्द कर सकता हूँ। यह मेरे खून में ही नहीं है। यह एक प्रकार की हठधर्मी है, जिद्दीपन है।